नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसान पाठशाला में। हम लाए हैं आपके लिए मॉक टेस्ट। इसमें हम दृष्टि, सामान्य ज्ञान, क्राउन, वस्तुनिष्ठ और लुसेंट, इन सभी का मिक्सअप लाए हैं आपके लिए मॉक टेस्ट, जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह इन सभी बुकों का निचोड़ है और हूबहू वही प्रश्न है जो पेपर में छपने वाले हैं। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। तो देखिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर जो है यह दिया गया था आपका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और जब महारानी एलिजाबेथ के द्वारा यह चार्टर दिया गया था तो 15 वर्षों के लिए जो है दिया गया था। लेकिन आगे चल कर के इनके द्वारा किया गया कि 1609 ईस्वी में इसे अनिश्चित काल के लिए जो है बढ़ा दिया गया। आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। और जब महारानी एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर दिया गया तो उस समय कंपनी के जो है 217 जो है साझेदार थे, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उस समय भारत में जब कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत में जो है मुग़ल सम्राट अकबर का जो है शासन था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जब कंपनी के द्वारा भारत में जब अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई तो उस समय भारत में जो है जहांगीर का शासन था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कंपनी का जो पहला जो है राजदूत के रूप में जो है कैप्टन हॉकिंस आया हुआ था। और यह कैप्टन हॉकिंस जो आया हुआ था यह जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में जो है आया हुआ था। और जहांगीर के द्वारा जो है इन्हें हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान की गई और इसके साथ में जो है इंग्लिश खान की उपाधि भी दी गई थी। तो हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा 31 दिसंबर 1600, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अब दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में कौन शामिल नहीं थे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक उदारवादी चरण के रूप में हम बांटते हैं और उदारवादी चरण का कार्यकाल जो था यह आपका 1885 यानी कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 ईस्वी तक था। दूसरा आपका चरण जो था यह गरम दल यानी कि उग्रवादियों का था। तो इनका जो कार्यकाल था 1905 से लेकर के 1919 तक था। और तीसरा जो चरण था यह गांधी युग के नाम से हम जानते हैं और गांधी युग का चरण जो है यह 1919 से लेकर के 1947 तक था। यहाँ हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग नहीं था, यानी कि शामिल नहीं थे। तो यदि उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में हम बात करें तो इसमें हमारे आते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष आते हैं। आप इन चारों का नाम ध्यान रखेंगे। तो उपरोक्त ऑप्शन में से हमारा महादेव गोविंद रनाडे जो है इसमें शामिल नहीं थे, यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। हमारा अब प्रश्न संख्या 3 है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो जो 1919 में समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तो आप जानते हैं कि 1919 में कांग्रेस का सम्मेलन जो है यह लखनऊ में हुआ और 1919 में मुस्लिम लीग का भी सम्मेलन जो है यह लखनऊ में आयोजित किया गया था। कांग्रेस के जो सम्मेलन हुए उसके अध्यक्ष जो थे यह अंबिका चरण मजूमदार थे और वहीं पे जो मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष जिन्ना थे। आप इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे जो उपरोक्त जो ऑप्शन है इसमें से कांग्रेस द्वारा जो है मुस्लिम लीग के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का प्रारंभ, तो 1916 में ये जो समझौता हुआ तो उसका यही परिणाम सिद्ध हुआ। और इसका आगे चल के परिणाम क्या हुआ कि हमें 1947 में देश के विभाजन के रूप में हमें इसका परिणाम देखने को मिला। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस कब मनाया गया था और साथ में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कब मनाया गया था। आइए अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है यह अक्टूबर 1940 ईस्वी में हुआ था इसकी शुरुआत, और यह महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू किया गया था।
और उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे यह लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो है यह 1936 से लेकर के 1943 तक था। इसका अर्थ यह हुआ कि 1936 से लेकर के 43 तक भारत में जितनी भी घटनाएं घटित हुई होंगी तो वह लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कहलाएगा। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, यह सभी लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आए हुए थे। बात रही व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत अभी आपने देखा कि अक्टूबर 1940 ईस्वी में किया गया था। तो इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे उनका नाम था विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही की बात की जाए तो वह जवाहरलाल नेहरू जी थे, और तीसरे सत्याग्रही जो थे यह ब्रह्मदत्त थे। आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार से इसके पहले सत्याग्रही कौन थे। मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, वह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आइए अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, यदि आपसे यहाँ पे सबसे पहली नहीं लिखी रही होती और सिर्फ इतना पूछा गया रहता कि सबसे प्रमुख संस्था कौन थी, तो आप इंडियन एसोसिएशन टिक मार सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पहली बताइए, तो पहली जो है यह पूर्ववर्ती संस्था वह ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो यह संगठन थी, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में कोलकाता में राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। आइए अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो उन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो है यह राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इन्होंने नेतृत्व किया। और दादा भाई नौरोजी जो थे यह प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए थे। तो दादा भाई नौरोजी जो 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए थे, और इनका चुनाव जो हुआ था यह लिबरल पार्टी से हुआ था। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और इनका जो सीट था उस सीट का नाम था फिसवरी। तो यह फिसवरी सीट से जो है चुनाव लड़े हुए थे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही सबसे पहले जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जो है 1867 और 68 ईस्वी में लगाया गया था, और इनके द्वारा उस समय भारत में प्रति व्यक्ति इनकम 20 रुपया बताया गया था। आगे है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था, और दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जिसका नाम है द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की गई थी, और आप वह ईस्वी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब कब दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता जो है की गई थी। और दादा भाई नौरोजी जो थे यह पारसी थे, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इनकी जो निजी सचिव थी उनका नाम था मैडम भीकाजी कामा, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अब हमारा प्रश्न संख्या 8 है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो भारत पे प्रथम हुनों का आक्रमण जो है यह गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि स्कंदगुप्त जो है यह कुमारगुप्त के जो है उत्तराधिकारी थे, यानी कि स्कंदगुप्त के जो पिताजी थे वह कुमारगुप्त थे। और कुमारगुप्त जो है गुप्त शासकों में सबसे अधिक अभिलेख जो है कुमारगुप्त के द्वारा ही जो है जारी किया गया था। साथ में कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था, आप ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मंदसौर अभिलेख जो है यह भी कुमारगुप्त से संबंधित है। और आपका समुद्रगुप्त जो है इनको सिक्कों पे जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। और समुद्रगुप्त के द्वारा जो है
आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के जो है 12 शासकों को पराजित किया गया है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 9 है कि एहुल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो एहुल अभिलेख जो है यह पुलकेशिनी द्वितीय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि जो यह एहुल अभिलेख जो है यह पुलकेशिनी द्वितीय के जो कवि जो थे रवि कृति, तो रवि कृति के द्वारा लिखा गया था। इसमें यह भी बताया गया है कि नर्मदा नदी के तट पे जो है पुलकेशिनी द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में 1618 में युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिनी द्वितीय जो है विजयी हुए थे। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार हाथी गुफा अभिलेख है, तो हाथी गुफा अभिलेख में ही सबसे पहले जो है भारत वर्ष का जिक्र किया गया है, और यह जो है कलिंग नरेश जो है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है, और एरन अभिलेख जो है यह गुप्त शासक जो है भानुगुप्त का है, जिसमें सती प्रथा की जो है जानकारी हमें दी गई है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने को ही हम उपनिषद कहते हैं। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। इसी प्रकार कठोर उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और आपका एक है जावलो उपनिषद। जावलो उपनिषद में जो है 4 आश्रम की चर्चा की गई है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 11 है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है इसकी मुख्य शाखाएं 2 हैं, और ऐसे 4 शाखाएं मानी जाती हैं। मुख्य जो 2 शाखाएं हैं उनमें हीनयान है और महायान है। यह दोनों बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, और इन दोनों शाखाओं का उद्भव जो है चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था, जो कलिंग के शासक कनिष्क थे, उन्हीं के शासनकाल में। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो हमारा जो ये महावस्तु जो जीवन वृत्तांत जिसमें बुद्ध का है यह महायान शाखा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो बोधिसत्व की जो अवधारणा है यह भी महायान शाखा से ही संबंधित है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या है। तो अकबर के द्वारा बनाए गए जो उपासना भवन था उसका नाम था इबादत खाना, और तो यानी कि प्रश्न सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अकबर के द्वारा जो है इस इबादत खाने का निर्माण 1875 ईस्वी में किया गया था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यह जो दीवाने आम और दीवाने खास है यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। वहीं पे बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है यह अकबर के द्वारा कराया गया था, और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में किया गया था। और इस दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा जो है स्वयं को पेटीकोट शासन से मुक्त कर लिया गया था, और 1562 में ही दास प्रथा का जो है अकबर ने अंत कर दिया था। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है दास प्रथा का अंत किया गया था 1843 ईस्वी के आसपास में। आगे है कि 1563 ईस्वी में जो है अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था, तो वहीं पे 1564 में जजिया कर को समाप्त किया गया था। और आगे चल कर के अकबर के द्वारा 1582 में दीन ए इलाही की शुरुआत की गई थी। दोस्तों आप
कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अकबर के द्वारा जो है मजहर की घोषणा कब की गई थी और दहसाल प्रणाली की घोषणा कब की गई थी। आइए अब प्रश्न संख्या हम 13 देखते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो तानसेन और बैजू बावरा इन दोनों का संबंध अकबर के शासनकाल से है, यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि यह जो तानसेन है इनका मूल नाम था रामतनु पांडे और इनका मकबरा जो है ग्वालियर में है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न संख्या 14 है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में है? तो न्यू कैसल पोर्ट जो है आपका यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रसिद्ध खाने हैं, 2 खाने हैं, एक का नाम कुल गाड़ी है और दूसरे का नाम कुल गुरली है। इन दोनों का नाम आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आप बताएंगे कि इटावीरा का खान ब्राज़ील में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मेसावी का खान यूएसए में है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, आप इनका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसी प्रकार स्वीडन में जो है किरीबुरु का खान है और गैलीवारा का, और यह दोनों खाने लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं, आप ध्यान रखेंगे। आइए अब प्रश्न संख्या हम 15 को देखते हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन से कथन सही हैं हमें बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पे देशांतर रेखाओं के विषय में हम फिजिकल ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब पे जो है उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। अभी आप इतना ही समझिए। और देशांतर रेखाएं जो होती हैं इनका लंबाई बराबर होता है, लेकिन इनके बीच दूरी जो है यह बदलती रहती है। जैसे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो दूरी घटती जाती है। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है 360 है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। साथ ही जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे हम मध्यमान यमोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। और यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह प्रशांत महासागर से गुजरती है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे है, बाकी कथन गलत हैं। आइए अब हम प्रश्न संख्या 16 देखते हैं कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा यह प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे क्या कि आंध्र प्रदेश राज्य में यहाँ पे नल्ला मल्ला की पहाड़ी है और वहीं पे आप आगे आएंगे तो तमिलनाडु में जवादी की पहाड़ी है और यहाँ पे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पे जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है यहाँ पे हमारा नीलगिरी की गांठें हैं और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और नीलगिरी के दक्षिण में हमारा अन्नामुडी की पहाड़ी है और उसका सबसे ऊंची चोटी जो है यह अन्नामुडी है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो हमारा सबसे उत्तर में नल्ला मल्ला हुआ, फिर जवादी, फिर नीलगिरी और फिर हमारा अन्नामुडी हुआ। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा आता है और भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सा है, आप ये भी बताएंगे। तो उपरोक्त ऑप्शन से देखा जाए तो हमारा सबसे पहले आएगा नल्ला मल्ला, फिर जवादी, फिर नीलगिरी और फिर अन्नामलाई, यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो मार्ग बदलने के लिए नदी जो प्रसिद्ध है यह कोसी नदी है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि कोसी नदी जो है यह नेपाल से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है और कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहते हैं और यह बिहार के सुपौल जिले से बिहार में प्रवेश करती है और यह कुर्सेला के पास कटिहार में अपना गंगा नदी से मुहाना बनाती है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कोसी नदी का उद्भव जो है गोसाईनाथ से होता है नेपाल में। आइए अब हम प्रश्न संख्या 18 देखते हैं
किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक होती है? यानी कि अनुपजाऊ मिट्टी होती है लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण, उस मिट्टी का नाम बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में जो है ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण जो है 8 मुख्य भागों में किया गया है, और इन 8 मुख्य भागों में लोहे की अत्यधिक मात्रा जो है लेटेराइट मिट्टी में होती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है यह लीचिंग प्रोसेस से होता है। लीचिंग प्रोसेस का अर्थ हुआ कि इस क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होती है और बारिश के कारण मिट्टी का ऊपरी महीन परत जो उपजाऊ होता है वह वहाँ से हट करके और अंदर चला जाता है और चूना लोहा आदि ऊपर बच जाता है, और यह मिट्टी उतना उपजाऊ नहीं होता है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी घाट और मेघालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इसमें काजू, आपका मसाला आदि की खेती जो है की जाती है। वहीं आपका रेगूर मिट्टी है, तो रेगूर मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और यह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस काली मिट्टी को हम चरनोजम मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी है, और इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 19 है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें बताना है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का फॉर्मूला होता है गयप देव लदी। ग से आपका हो गया गामा किरण, ए से एक्स किरण, प से पराबैंगनी किरण, दे से दृश्य किरण, व से अवरक्त किरण, ल से लघु रेडियो तरंग और दी से दीर्घ रेडियो तरंग। तो प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह कथन सत्य है। अगला है यह एक कण प्रकृति का है। तो प्रकाश जो है कण प्रकृति का है और तरंग दोनों प्रकृति का है। और प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत जो है यह हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये भी बात सही है, प्रकाश प्रोटॉन के रूप में चलता है। तो उपरोक्त हमारा तीनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो है यह किण्वन की प्रक्रिया होती है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि बायोगैस में जो है CH4 अर्थात मीथेन गैस पाया जाता है। वहीं पे हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया जो है, इस हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो है हम कृत्रिम घी का निर्माण करते हैं। और कृत्रिम घी यानी डलडा के निर्माण में हम उत्प्रेरक के रूप में निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अधिकांश प्रयोग हम निकेल का करते हैं, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मीथेन गैस का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 21 है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम किसी आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसमें परमाणु के आकार में जो है वृद्धि होती है, और वहीं पे हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो उसमें कमी आती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, हम आवर्त सारणी के पहले जो आवर्त हैं जैसे है, ली, ना, का, रब, तो जैसे है से हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो आप जब इनमें देखेंगे इनके चारों तरफ के कोषों को, तो हाइड्रोजन में आपका एक कोष पाया जाता है, वहीं पे लिथियम में आप देखेंगे तो 2 कोष पाया जाता है। इसी प्रकार आप नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो यानी कि आवर्त में ऊपर से नीचे आने पे परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 21 है कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है, इसलिए होता है कि वायुमंडल में धूल कण बहुत अधिक पाया जाता है, और इन धूल कणों के कारण ही वायुमंडल में आप देखेंगे कि प्रकाश का जो है प्रकीर्णन भी होता है। तो
हमारे इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, धूलकण। आप ध्यान रखेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है 0.03% पाया जाता है। और अब प्रश्न संख्या 23 है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या जो है यह 0 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है और अवकरण संख्या। प्रश्न संख्या 24 है कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है। तो सर्प विषरोधी सुई जो होता है यह स्वर्ण यौगिक होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि स्वर्ण का जो है आपका संकेत Au होता है और इसका परमाणु संख्या 79 होता है। और यह जो सर्प विषरोधी यौगिक होता है इसका नाम है ऑरिक क्लोराइड। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चांदी जो है, चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है, आप ध्यान रखेंगे। वहीं पे क्लोरीन का परमाणु संख्या आपका 17 होता है। दोस्तों, आप बताएंगे कि क्लोरीन का उपयोग किस चीज़ को साफ यानी फ्रेश करने में किया जाता है। दोस्तों, यह रहा हमारा आज का सेशन। हमने टॉप 25 प्रश्नों को देखा। हमारा सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आप ये भी बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सीसान पाठशाला को। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में